होता है, मेल की हाइट ज्यादा होती है, मेल का बॉडी शेप ज्यादा होता है। इसका मतलब मेल को थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू फीमेल, मेल को थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू फीमेल। और आप लोग बताइए, जब मेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए, मेल में आरबीसी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? हमने बोल दिया मेल को थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब मेल में आरबीसी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और देखिए कितना आरबीसी होता है, तो फीमेल में जो आरबीसी होता है ये आपका होता है 4.5 से 5 मिलियन, 4.5 से 5 मिलियन, जबकि मेल में आरबीसी कितना होता है? मेल में आरबीसी होता है 5 से 5.5 मिलियन। तो फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन होता है, जबकि मेल में कितना होगा? मेल में 5 से 5.5 मिलियन होता है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप लोग से पूछे कितना आरबीसी होगा जो दोनों में औसत होगा, अगर आप लोग से पूछे एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी, मतलब कितना आरबीसी हुआ जो दोनों में सेम होगा, दोनों में आप लोग का एवरेज होगा, मेल फीमेल दोनों में एवरेज होगा, तो अगर एवरेज आरबीसी निकाले, यहां से क्या पता चलेगा? आपका 5 मिलियन आरबीसी जो है ये दोनों में क्या होगा? एवरेज होगा। अगर फीमेल में 5 मिलियन हो उनके लिए ये नॉर्मल होगा, मेल में 5 मिलियन हो उनके लिए नॉर्मल होगा। इसका मतलब जब भी आप लोग से पूछा जाए एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी इन आवर बॉडी, एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी इन आवर बॉडी, शरीर में आरबीसी की औसत संख्या कितनी होती है? तो शरीर में आरबीसी की औसत संख्या कितनी हो जाएगी? ये हमारी 5 मिलियन होगी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 5 मिलियन मतलब सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं? हमारा 50 लाख होगा। 50 लाख हमारा क्या होगा? ये हमारा नॉर्मल होगा। सिमरन माथुर, देखिए हमने क्या बताया, ये एवरेज की बात कर रहा है, या आप लोग का एवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसा होता है कई फीमेल्स भी लंबी होती है, कई मेल भी छोटे होते हैं, लेकिन उनमें अलग अलग होगा। ये हमने जो बताया वो एवरेज की बात की जा रही है, जो एवरेज माना जाता है कि मेल की हाइट इतनी होनी चाहिए, फीमेल की हाइट इतनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है। तो एवरेज नंबर हमारा कितना हुआ? ये हुआ 5 मिलियन। तो चलिए बताइए 5 मिलियन आरबीसी कितने में पाया जाता था? ये हमारे पूरे ब्लड में पाया जाता था या सिर्फ 0.001 ml में पाया जाता था? जल्दी बताइए। ये जो हमारा 5 मिलियन आरबीसी है ये किस में पाया जा रहा है? ये हमारे पूरे ब्लड में पाया जा रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ 0.001 ml में? तो ये 5 मिलियन पूरे ब्लड में नहीं था, ये किस में था? 0.001 ml में। तो अगर आप लोग से यहां से क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे? टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन आवर बॉडी, जल्दी से बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन आवर बॉडी, हमारे पूरे शरीर में आरबीसी की नंबर कितनी होती है? हमने आपका 0.001 ml में बता दिया। अब आप लोग बताएंगे हमारे पूरे शरीर में आरबीसी का नंबर कितना होगा? तो जो यहाँ पे मैथ्स वाले होंगे अभी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे और कैलकुलेट करके बता देंगे इसका नंबर कितना होना चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं आरबीसी का नंबर कितना होना चाहिए पूरे आपके ब्लड में? तो यहाँ पर देखे आपका पूरा ब्लड कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और यहां से अगर कैलकुलेशन करना चाहें, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को पता चलता है कि आपके पूरी बॉडी में आरबीसी का नंबर कितना होता है। ये हमारा 25 से 30 ट्रिलियन होता है, 25 से 30 ट्रिलियन। और ट्रिलियन का मतलब सिंपली क्या हो गया? 10 पावर 12, 10 पावर 12। तो हमने दोनों आप लोग को बता दिया, आधी बूंद में बता दिया, आधी बूंद में 5 मिलियन होगा, लेकिन पूरी बॉडी में कितना होता है? ये हमारा 25 से 30 ट्रिलियन होता है। तो अब आप लोग बताइए इन दोनों का नंबर आप लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आधे बूंद में पूछा जाए वो भी आप लोग को याद रहना चाहिए, पूरी बॉडी में पूछा जाए वो भी आप लोग को याद रहना चाहिए। तो फाइनली बताइए टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन आवर बॉडी, जल्दी बताए। टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कुल आरबीसी की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हमारा कितना होगा? ये होगा 25 से 30 ट्रिलियन, आपका 10 पावर 12। अब चले बताएं जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता होगा? अगर हम आप लोग से पूछे जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी हमारा कितना पाया जाता होगा? अगेन कितने में? तो अगेन आप लोग के 0.001 ml में डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होता होगा? तो देखिए डब्ल्यूबीसी इतना ज्यादा नहीं पाया जाता जितना आरबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होता है आप लोग का? ये होता है 4000 से 11000, 4000 से 11000। तो जो भी हमारा डब्ल्यूबीसी होगा ये आधे बूंद ब्लड में कितना होगा? ये हमारा 4000 से 11000 होता है। ये मेल फीमेल दोनों में सेम होता है, लगभग मेल फीमेल दोनों में ये सेम पाया जाता है। जबकि प्लेटलेट देखे, प्लेटलेट कितना होना चाहिए आधे बूंद में?
तो आधे बूंद में जो हमारा प्लेटलेट होगा ये हमारा कितना होता है, ये होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख। तो तीनों का नंबर हमने बता दिया, ये हमारा 5 मिलियन होगा, ये हमारा क्या होगा 4 से 11 हजार होता है, जबकि जो हमारा प्लेटलेट होगा ये कितना होगा, ये हमारा 1.5 से 4.5 लाख होगा। तो अब तीनों का नंबर देखकर आप लोग बता सकते हैं तीनों में से मैक्सिमम नंबर किसका पाया जाता है। मैक्सिमम हमारा आरबीसी पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, प्लेटलेट पाया जाएगा। अगर हम आप लोग से पूछे इन तीनों में से किसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, आपके आरबीसी की होगी, डब्ल्यूबीसी की होगी, कि आप लोग के प्लेटलेट की होगी, तो यहां से आप लोग बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर किसका होता है, आरबीसी का। आरबीसी आपका मैक्सिमम पाया जाता है, जबकि मिनिमम नंबर किसका होगा, तो आप लोग को पता है मिनिमम नंबर हमारा किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी 1000 में पाया जाता है, प्लेटलेट हमारा लाख में पाया जाता है, जबकि जो हमारा आरबीसी है ये मिलियन में पाया जाता है। तो ये तीनों का नंबर आप लोग को पता चल गया कि मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, ये सब कुछ बता दिए। अब बताए क्या इन तीनों के बीच कोई अनुपात होता होगा। अगर आप लोग से पूछा जाए ये जो हमने तीनों यहाँ, हाँ दोनों में सेम पाया जाता है, लक्ष्मी प्लेटलेट भी दोनों में सेम पाया जाता है। हमने क्या बोला, ये जो तीनों है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो तीनों है, क्या इन तीनों के नंबर में कुछ रेशियो पाया जाता होगा, क्या अनुपात पाया जाएगा, बिल्कुल इनका नंबर फिक्स है। और जब इनका नंबर फिक्स है मतलब इनमें अनुपात भी पाया जाता होगा। और देखिए इन तीनों का क्या अनुपात होता है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का क्या रेशियो होगा, यहां से अब हम लोग देखते हैं। तो क्या अनुपात होना चाहिए, आप लोग बताइए इन तीनों में किसका नंबर मैक्सिमम होना चाहिए। आप लोग को ऑलरेडी पता है, इन तीनों में मैक्सिमम नंबर किसका होना चाहिए, आरबीसी का, और मिनिमम किसका होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी का होना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या अनुपात होना चाहिए, तो चले देखें। अगर हमारा एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी पे आपका आरबीसी कितना होता है, 600 होता है, तो हमारा एक डब्ल्यूबीसी हुआ, एक डब्ल्यूबीसी पे आरबीसी कितना होगा, 600 होगा, जबकि एक डब्ल्यूबीसी में प्लेटलेट कितना होता है, 40 होता है। तो ये हो गया तीनों का अनुपात, तीनों का रेशियो हो गया। और क्या अनुपात पता चला, तो एक डब्ल्यूबीसी पे आरबीसी 600 होंगे, जबकि प्लेटलेट हमारे कितने होंगे, 40 होंगे। तो यहां से बताए अगर एक का नंबर दिया गया है, आप लोग दूसरे का नंबर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, जल्दी से बताइए। अगर, हाँ बिल्कुल तनु, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो जल्दी बताइए। अगर एक का नंबर दिया गया है, आप लोग दूसरे का नंबर बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। यहां से आप लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, एक से दूसरे का आंसर बता सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए, सिंपली अगर पूछा जाए आपके बॉडी में मान लीजिए डब्ल्यूबीसी 8000 है, ऐसा मान लिया जाए कि पूछा जाए अगर आपका डब्ल्यूबीसी 8000 है, तो आप लोग बताइए आरबीसी कितना होना चाहिए, जल्दी बताए। अगर डब्ल्यूबीसी हमारा 8000 है, आरबीसी का नंबर कितना होना चाहिए, तो आप लोग को पता है एक डब्ल्यूबीसी पे आरबीसी कितना होता है, तो आपके एक डब्ल्यूबीसी पे आरबीसी जो होता है ये आपका 600 होता है, 600 होता है। और यहां से अगर कैलकुलेट करना चाहे आप लोग को पता चल जाएगा जो आरबीसी होगा वो कितना होगा, 4.8 मिलियन होगा, 4.8 मिलियन हो जाएगा। तो एक का नंबर पता चला, दूसरे का नंबर आपने बता दिया। अगर यहीं से आप लोग से पूछा जाए आपके प्लेटलेट का नंबर कितना होना चाहिए, जल्दी से बताए। 8000 डब्ल्यूबीसी पे प्लेटलेट का नंबर कितना होना चाहिए, तो पता है एक डब्ल्यूबीसी पे कितना आपका प्लेटलेट होता है, एक पे 40 प्लेटलेट होता है। और जब एक पे 40 प्लेटलेट होता है मतलब अगर 8000 डब्ल्यूबीसी पे देखें यहां पर प्लेटलेट का नंबर कितना हो जाएगा, 3.2 लाख, 3.2 लाख हो जाएगा। तो आप लोग को पता चल गया अगर एक का नंबर पता हो आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करके दूसरे का नंबर बता सकते हैं कि सेकंड आपका कितना होगा। तो ये अनुपात याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी से बताइए। ये जो अनुपात है ये अनुपात आप लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद करना पड़ेगा, आप लोग को याद करना पड़ेगा, याद रहने की बात नहीं है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो ये था हमारा तीनों का नंबर कि तीनों का नंबर क्या होता है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ये सब कुछ बता दिया गया। अब नेक्स्ट हम कंपेयर क्या करेंगे, नेक्स्ट हम तुलना क्या करेंगे। तो आप लोग बताएं अगर पूछा जाए क्या इनकी कमी या ज्यादा से हमें कोई बीमारी हो सकती है, आप लोग बताइए क्या इनकी कमी या ज्यादा होने से कोई बीमारी हो सकती है। आप लोगों से पता है कुछ लोग कैसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हम पढ़ाते हैं उस पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है, उनको आगे का पूछना होता है, आगे का पूछना होता है ये टेस्ट करने के लिए कि मैम को आता है कि नहीं आता है। हम आगे पढ़ाएंगे, वेट कीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए, सब कुछ आंसर मिल जाएगा। एक ही क्लास में आप लोग बायोलॉजी के एक्सपर्ट बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे पढ़े सब कुछ पता चल जाएगा।
जैसे एक पुष्पेंद्र है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमें पता ही नहीं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है। पता है, इतने साल से पढ़ा रही है, पता है, वेट कर लीजिए, सब कुछ का आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इन तीनों के बारे में हमने नंबर बता दिया। अब आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, तो इनके कमी से कोई बीमारी हो सकती है, इनके ज्यादा से कोई बीमारी हो सकती है, वो हम लोग बताएंगे। लेकिन मान ले अगर हमारा 5 के बजाय 2 मिलियन आरबीसी हो जाए तो 2 मिलियन आरबीसी हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। और देखिए जब भी हमारा आरबीसी कम हो जाता है, जब भी हमारा आरबीसी 4 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन हो जाए, इस बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो आरबीसी की कमी को हम लोग इन सिंपल क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया का हिंदी नाम क्या था, इसका हिंदी नाम होता है अरक्तता, या इसी को सेकंड हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, इसी को सेकंड हम लोग रुधिरक्षीणता नाम से जानते हैं। तो आपका यहां से जो बीमारी होगा, जैसे आरबीसी कम होगा, यहां से बीमारी हमारा कौन सा होगा, ये हमारा एनीमिया होगा, जिसको अरक्तता या रुधिरक्षीणता कहते हैं। और इन सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन सिंपल हम लोग बोलते हैं खून की कमी, हमें खून की कमी हो गई है। तो जब हमारा आरबीसी कम हुआ, एनीमिया होगा। और आप लोग बताइए, जब हमें खून की कमी होती है, हमारे शरीर का रंग कैसा हो जाता है, जल्दी बताए। जब हमारे बॉडी में खून की कमी होती है, हमारे शरीर का रंग कैसा हो जाता है, तो जब भी एनीमिया होता है, हमारी आंख पीले पीले होने लगते हैं, चेहरा हल्का हल्का पीला होने लगता है, उतना पीला नहीं होता जितना कि जॉन्डिस में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हल्का पीला शरीर होने लगता है। तो अगर हम आप लोग से पूछे एनीमिया में शरीर का रंग हल्का पीला क्यों हो जाता है, बता सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए एनीमिया में शरीर का रंग हल्का पीला क्यों हो जाएगा, तो जब एनीमिया होगा, आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम होगा, हमारा बॉडी किसका कलर लेगा, प्लाज्मा का कलर लेगा। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और जब प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है, हमारे शरीर का रंग भी कैसा हो जाएगा, हल्का पीला, हल्का पीला हो जाएगा। तो आरबीसी की कमी के कारण शरीर का रंग क्या हो गया, हल्का पीला हो गया। अब बताइए, अगर हम आप लोग से बूंद में बता दिया, आधे बूंद में 5 मिलियन होगा, लेकिन पूरी बॉडी में कितना होगा, तो पता चला आरबीसी कम हुआ, एनीमिया हो गया। अब आप लोग बताइए, आरबीसी ज्यादा होगा, हम लोग लाल हो जाएंगे, और लाल हो जाएंगे मतलब हम लोग टमाटर या अनार हो जाएंगे, यही होगा। तो चलिए बताइए, आरबीसी ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती होगी, टमाटर होती होगी कि अनार होती होगी, जल्दी बताइए। आरबीसी ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती होगी, यहां से टमाटर होगी कि अनार होगी, तो ना तो टमाटर बीमारी है, ना तो अनार बीमारी है। और देखिए आपका आरबीसी ज्यादा होने से हम लोग लाल नहीं होते, हम लोग काले होने लगते हैं, काले होने लगते हैं। ऐसा क्यों, तो आप लोग खुद देखें, अगर बॉडी में कहीं पर भी लाल रंग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, वो हमें लाल दिखाई देता है कि काला दिखाई देने लगता है। तो शरीर में कहीं पर भी लाल रंग इकट्ठा होने लगे, वो हमें कैसा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देने लगता है। तो क्या होता है, जब आरबीसी ज्यादा हो जाए, ये हमारे बॉडी में जगह जगह इकट्ठा होने लगता है, और जब जगह जगह इकट्ठा होगा, वहां पर काला काला पैचेस दिखाई देगा, काला काला धब्बा दिखाई देगा। और इस बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस बीमारी का नाम होता है पॉलीसाइथीमिया। इस बीमारी का आपका नाम क्या हो जाएगा, ये होता है पॉलीसाइथीमिया। तो जब आरबीसी ज्यादा होता है, हमारे शरीर पे काले काले चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, और काले काले चकत्ते दिखाई देने लगे, इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का कोई हिंदी नाम नहीं होता है। तो अगर हम आप से पूछे पॉलीसाइथीमिया किसके कारण होगा, आरबीसी कम होने से कि ज्यादा होने से, जल्दी बताए। अगर आप लोग से पूछा जाए पॉलीसाइथीमिया किसकी वजह से होता है, आरबीसी कम होने से कि ज्यादा होने से, तो जब आरबीसी ज्यादा हो जाए पॉलीसाइथीमिया होगा, जब आरबीसी कम हो जाए क्या होगा, एनीमिया होता है। तो दोनों हमने बता दिया कि इससे कौन सी बीमारी हो सकती है। अब चलिए बताए, अगर हम आप लोग से पूछे WBC 11,000 होना एक नॉर्मल कंडीशन होता है कि एबनॉर्मल कंडीशन होता है, जल्दी बताइए। WBC 11,000 होना एक नॉर्मल कंडीशन होता है कि एबनॉर्मल कंडीशन होता है, तो 11,000 WBC कैसा कंडीशन होगा, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन होगा, ये नॉर्मल कंडीशन होगा। लेकिन आप लोग बताएं, अगर हमारा WBC 1,11,000 हो जाए, तो अगर हमारा WBC 1,11,000 हो जाए, तो ये हमारा नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल होगा। अब आप लोग बता सकते हैं, अगर WBC 1,11,000 हो जाए, ये कंडीशन हमारा नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। और देखिए, जब हमारा WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब हमारी श्वेत रुधिर कोशिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस डिसीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर।
तो जब WBC हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। तो अगर आप लोग से पूछा जाए ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है? तो आप लोग बताइए, ये हमारा WBC कम होने से होगा कि ज्यादा होने से होगा? अब आप लोग बता सकते हैं, ये हमारा WBC कम होने से होगा कि ज्यादा होने से होगा? तो जब WBC ज्यादा हो जाए, एक्सेस ऑफ WBC हो जाए, यही हमारा क्या होगा? यही हमारा ब्लड कैंसर होगा। और आप लोग बताइए, व्हाइट के लिए रूट वर्ड क्या हुआ करता था? जल्दी से बताइए, आपका व्हाइट के लिए रूट वर्ड क्या होता था? हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो व्हाइट है, व्हाइट के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ल्यूक होता है, ल्यूक होता है। तो यहां से देखिए, जो हमारा ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। तो जो हमारा ब्लड कैंसर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ये हमारा ल्यूकेमिया होता है। तो अब तो आप लोग बता सकते, अगर आप लोग से पूछा जाए ल्यूकेमिया इज ड्यू टू, ल्यूकेमिया किसके कारण होगा? ल्यूकेमिया आपका एक्सेस ऑफ WBC के कारण होगा या आपका डेफिशिएंसी ऑफ WBC के कारण होगा? तो ये जब भी हुआ, एक्सेस ऑफ WBC के कारण होता है। तो ये था हमारा पहला, अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अब चलिए बताइए, अगर हमारा WBC कम हो जाए, यहां से कौन सी बीमारी होनी चाहिए? अगर हम आप लोग से पूछे, अगर हमारा WBC कम हो जाए, यहां से क्या बीमारी होगी? तो इन सिंपल हम आप लोग को ये बता देते हैं, WBC का मेन काम है, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो जो हमारा WBC, हाँ बिल्कुल ल्यूकोपेनिया भी होता है, बिल्कुल। जो हमारा WBC है, WBC क्या करता है? ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, आप लोग को बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो आप लोग बताइए, जब WBC कम हो जाएगा, हमारा इम्यूनिटी कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? जल्दी बताइए, जब हमारा WBC कम हो जाएगा, हमारे बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, हम लोग क्या होंगे? बार बार बीमार हो जाएंगे। और बार बार बीमार हो जाना, इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। ल्यूकोपेनिया, बार बार बीमार हो जाना, आपका इम्यूनिटी कम हो जाना, बार बार बीमार हो जाना, इसी को क्या कहते हैं? इसको हम लोग ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। तो क्या हो गया हमारा? इम्यूनिटी कम हो गया, प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछे, आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मौसम चेंज होते ही वो बीमार हो जाते हैं। आप लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जैसे ही मौसम चेंज होता है वो बीमार हो जाते हैं। तो उनका WBC कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? जो लोग बार बार बीमार हो जाते हैं, उनका WBC कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? तो जो बार बार बीमार होंगे, उनका इम्यूनिटी कम है, और इम्यूनिटी कम होने का मतलब WBC क्या है? कम है, WBC उनमें कम है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कितना भी मौसम चेंज हो जाए कभी बीमार ही नहीं होते। क्या कोई इस कैटेगरी में आता है कि भले कितना भी मौसम चेंज हो जाए बीमार नहीं होते? तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मौसम चेंज हो जाए तब भी बीमार नहीं होते। और आप लोग बताइए, उनमें WBC कम होता है कि ज्यादा होता है? जो लोग कभी भी बीमार नहीं होते हैं, उनमें WBC कम होता है कि ज्यादा होता है? जल्दी से बताइए। और हमने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, आप लोग आंसर गलत देना स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल, सिमरन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सिमरन ने सही आंसर दिया है, माहिर ने भी सही आंसर दिया है, बाकी सब लोग गलत आंसर दे। अच्छा ये बताइए, आप लोग का जो बार बीमार नहीं होते उनमें WBC ज्यादा होगा कि नॉर्मल होगा? नॉर्मल होगा, उनमें WBC ज्यादा थोड़ी होगा। ज्यादा होना खुद में एक बीमारी है, आप लोग का उनमें क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो ये हो गया आप लोग का WBC ज्यादा हुआ ल्यूकेमिया हो जाएगा, WBC कम हुआ बीमारी का नाम क्या होगा? ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट अगर पूछा जाए, आप लोग बताइए, अगर पूछा जाए प्लेटलेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है? और हमें पूरी उम्मीद है आप सब लोग इसका गलत आंसर देंगे। उम्मीदों के अनुसार आप लोग बिल्कुल इसका गलत आंसर देंगे। और जल्दी से बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए आप लोग के प्लेटलेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट कम हो जाए, इस बीमारी को क्या हम लोग बोलेंगे? इस बीमारी को टाइफाइड बोलेंगे। प्लेटलेट आप लोग का कब टाइफाइड से रिलेटेड हो गया? डेंगू बोलेंगे। बिल्कुल, हमें बिल्कुल उम्मीद था कि आप लोग डेंगू ही आंसर देंगे, और बिल्कुल गलत आंसर है। आप लोग का बिल्कुल ही गलत आंसर है डेंगू। अब चलिए बताइए, अगर पूछे प्लेटलेट की कमी से क्या होगा, तो चलिए देखे, जो हमारा प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट का मेन काम क्या होता है? प्लेटलेट का मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, खून को थक्का जमाना। तो प्लेटलेट क्या काम करता है? ये हमारे खून को थक्का जमाता है।
अच्छा ये बताएं, अगर आपका प्लेटलेट कम हो जाए, अगर आपका प्लेटलेट कम हो जाए, क्या आपका खून थक्का जम पाएगा? आपका हाथ कटा, खून बहता रह रहा है, 4-5 घंटे तक आपका खून बहता रह रहा है। और जब 4-5 घंटे तक आपका खून बहता रह रहा है, वो हमारे लिए नॉर्मल कंडीशन होगा कि एबनॉर्मल कंडीशन होगा? आप लोग खुद बताएं। जब आपका जैसे नॉर्मल जब चोट लगती है 2 से 5 मिनट में हमारा खून थक्का जम जाता है, लेकिन जब हमारा प्लेटलेट कम हो जाएगा, खून बहता रहेगा, और ये नॉर्मल कंडीशन होगा कि एबनॉर्मल होगा? एबनॉर्मल होगा। और इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस कंडीशन को हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। और ब्लीडिंग को हिंदी में क्या बोल देंगे? रक्तस्राव। तो रक्तस्राव, आपका खून बहता रह रहा है, ये हमारा ब्लीडिंग होता है, या हेमरेज भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, जो हमारा ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग को इस सेकंड हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को सेकंड हम लोग हेमरेज नाम से भी जानते हैं। तो चाहे ब्लीडिंग बोले चाहे हेमरेज बोले, दोनों आपका सेम ही है, और ये क्या हो गया? रक्तस्राव हो जाएगा। अब चलिए बताइए, अगर हमारा प्लेटलेट ज्यादा हो जाए तो, अगर हमारा प्लेटलेट ज्यादा हो जाए, यहां से कौन सी बीमारी होनी चाहिए? तो देखिए, प्लेटलेट का हमारे बॉडी में 2 काम होता है। एक तो ये हमारे खून को थक्का जमाता है, और साथ साथ ये हमारे खून को गाढ़ा भी करता है। तो ये क्या करता है? ये तो आपका ब्लड को क्लॉट करेगा, और साथ साथ क्या करता है? ये हमारा खून को गाढ़ा बनाता है। अब बताइए, जब प्लेटलेट ज्यादा हो जाएगा, हमारा खून गाढ़ा होगा कि पतला हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं? अगर आप लोग से पूछा जाए, जब प्लेटलेट ज्यादा हो जाए, हमारा खून गाढ़ा होगा कि पतला हो जाएगा? खून क्या होगा? गाढ़ा हो जाएगा। और जब खून आपका गाढ़ा हो गया, ज्यादा विस्कस हो गया, क्या वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाएगा? आप लोग खुद बताएं। जब प्लेटलेट ज्यादा हो गया, खून आपका विस्कस हो गया, ज्यादा गाढ़ा हो गया, क्या वो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाने के कारण कई बार हमें हार्ट अटैक भी हो जाता है, दिल का दौरा भी पड़ जाता है। और इस बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस बीमारी को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी का आपका नाम क्या हो जाएगा? इसको हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो जब हमारा प्लेटलेट ज्यादा हुआ, खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा होने के कारण हमारा क्या हो सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है। इसी बीमारी को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा तीनों के बारे में। तो चलिए बताइए, अगर आप पूछा जाए WBC ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है? जल्दी बताइए, WBC ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है? तो बता सकते हैं आप लोग, जब भी WBC ज्यादा होगा, वहां से बीमारी हमारी कौन सी होगी? ब्लड कैंसर होगी, या उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बोलते हैं। ऐसे ही पूछा जाए, RBC ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है? बताइए, RBC ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है? तो जब RBC ज्यादा हो जाएगा, शरीर पे काले काले चकत्ते पड़ने लगेंगे, और शरीर पे काले काले चकत्ते पड़ने लगेंगे। ये बीमारी कौन सा होगा? ये हमारा पॉलीसाइथीमिया होता है, पॉलीसाइथीमिया। तो यहां तक आप लोग को पता चला कि नहीं चला कि किससे क्या होता है? कमी से क्या होगा? ज्यादा से क्या होगा? कुछ समझ आया? जल्दी से बता सकते हैं, कुछ समझ आया या नहीं आया तीनों के बारे में? तीनों को हमने कंपेयर करके बढ़ा दिया कि क्या होता है तीनों से, तीनों का नंबर क्या होता है, ये सब कुछ आप लोग को बता दिया गया। तो चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन यहां से बाकी है। और लास्ट क्वेश्चन क्या बाकी है? तो आप लोग को पता है नंबर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर किसका होता है? जल्दी से बताइए, नंबर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर किसका होता है? एनीमिया का बता दो। क्या एनीमिया बताना है? तौसीफ पूछिए, क्या एनीमिया के बारे में बताना है? एनीमिया सिंपली क्या हुआ? खून कम हो जाएगा आपकी बॉडी में, RBC कम हो जाएगा, वीकनेस होने लगेगी, वही हमारा एनीमिया होता है। तो आप लोग को पता है मैक्सिमम नंबर किसका होता है? RBC का। लेकिन अगर हम आप लोग से पूछे, इन तीनों में साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन होता है? जल्दी बताइए, इन तीनों में साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन होता है? तो अकॉर्डिंग टू साइज सबसे बड़ा कौन होगा? RBC होगा, WBC होगा, या प्लेटलेट होगा? देखिए, साइज और नंबर दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो WBC का साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू साइज देखा जाए, अकॉर्डिंग टू साइज हमारा WBC सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा हमारा कौन होगा? RBC होगा। और सबसे छोटा हमारा कौन सा होता है? प्लेटलेट होता है। तो दोनों के साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए, तीनों का साइज के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हुआ? WBC। इससे छोटा हमारा कौन सा होगा? RBC। और सबसे छोटा हमारा कौन सा होगा? प्लेटलेट होगा। तो हमने नंबर भी आप लोग को बता दिया, आप लोग को हमने साइज भी बता दिया, सब कुछ इसके बारे में डिस्कस कर दिया। तो चलिए, ये बिल्कुल रीचा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही है। तो ये सबके बारे में हमने बता दिया। तो क्या हमारा ब्लड टॉपिक खत्म हो गया? जल्दी से बताइए, क्या हमारा ब्लड टॉपिक खत्म हो गया?
ब्लड टॉपिक खत्म हो गया, हमने खून के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। याद कीजिए, अगर मेरे कल की क्लास का एक भी बात आप लोग को याद होगा तो आप लोग को पता होना चाहिए इतनी जल्दी ब्लड नहीं खत्म होगा, ये कम से कम 6 क्लास में खत्म होता है। और जब 6 क्लास में खत्म होता है, अभी कैसे खत्म हो जाएगा? अभी तो सिर्फ ये क्या है 10% हमने पढ़ाया है, अभी भी आपका पूरा 90% बाकी है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पहले आरबीसी को पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट को पढ़ेंगे, मतलब तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए लिख लीजिए, पहला हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पहला आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब आरबीसी के बारे में हम आपको फैक्ट बताएंगे तभी बताएंगे कि आपके सेल और कॉर्पसल में क्या अंतर होता है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद में आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे, तथ्य बताएंगे, और उसी टाइम आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि आपका सेल क्या होता है, कॉर्पसल क्या होता है, उस टाइम समझ आ जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने आरबीसी के बारे में क्या पढ़ा? आरबीसी के बारे में सबसे पहला पढ़ा, इसका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का एवरेज नंबर 5 मिलियन होता है। आरबीसी कम हो जाए एनीमिया हो जाता है, आरबीसी ज्यादा हो जाए पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आगे हम इसके बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग को पता है जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी का कलर कैसा होता है? इसका कलर रेड होता है, ये लाल रंग का होता है। और जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? ये हमारे एक प्रोटीन के कारण होता है। और कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण आरबीसी का लाल रंग होगा? आपके आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, और इसी हेमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का लाल रंग होता है। तो जब भी आप लोग से पूछा जाए रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू, आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होगा? तो ये हमारे एक प्रोटीन के कारण होगा जिसका नाम क्या है? हेमोग्लोबिन नाम है। तो हम लोग पहले जानेंगे व्हाट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है? तो हम लोग हेमोग्लोबिन को 2 तरीके से समझेंगे कि हेमोग्लोबिन होता क्या है। तो चलिए देखिए, जो हमारा हेमोग्लोबिन है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा वर्ड क्या होगा? हेम वर्ड है, जबकि दूसरा हमारा वर्ड क्या है? ग्लोबिन। तो हमारा हेमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना, एक हेम होगा, एक हमारा क्या होगा? ग्लोबिन होगा। तो यहां पर देखिए, जो हमारा हेम है, हेम को अगर केमिस्ट्री में देखा जाए, केमिस्ट्री में हेम इज अ रूट वर्ड फॉर आयरन। अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए, केमिस्ट्री में हेम किसके लिए रूट वर्ड होता है? ये हमारे आयरन के लिए रूट वर्ड होता है, ये हमारे लोहा के लिए रूट वर्ड होता है। जैसे पूछा जाता है हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो पता है हेम लगा हुआ है, और जब हेम लगा हुआ है किसका अयस्क होगा? आयरन का अयस्क होगा। तो केमिस्ट्री में जब भी आपका हेम लगा होगा, हेम हमेशा किसके लिए लगा होगा? आयरन के लिए लगा होगा। आगे आपका ग्लोबिन वर्ड है, और ग्लोबिन का मतलब क्या होगा? ग्लोबिन का मतलब होगा प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। अब दोनों को मिलाकर देखें, व्हाट इज हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन क्या हुआ? तो एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना होता है, ऐसे प्रोटीन को हेमोग्लोबिन कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोटीन जिनको बनाने के लिए हमें आयरन खाने की जरूरत हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन कहते हैं। तब आप लोग बताइए, हेमोग्लोबिन कहां से खाते होंगे? जल्दी से बताइए, आप लोग हेमोग्लोबिन कहां से, सॉरी आयरन कहां से खाते होंगे? तो जिस चेयर पे बैठे हुए वो आयरन से मिलकर बना हुआ है, आप लोग उसी को खा लेंगे? ऐसा नहीं होगा। हम लोग आयरन डायरेक्टली नहीं खाते। हम लोग आयरन कहां से खाते हैं? हरी सब्जियां हो गई, गुड़ वगैरह हो गया, उन सबसे हमें आयरन मिल जाता है। तो जैसे हम लोग हरी सब्जियां खाएंगे, गुड़ वगैरह खाएंगे, इन सबसे आयरन मिलेगा। और ये आयरन क्या करेगा? हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन बनाएगा, ये हमारे हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो यहां से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल मेटल ऑफ हेमोग्लोबिन? व्हाट इज द सेंट्रल मेटल ऑफ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन की केंद्र धातु क्या होती है? जल्दी से बताइए। अगर आप लोग से पूछे व्हाट इज द सेंट्रल मेटल ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की केंद्र धातु क्या होगी? तो आप लोग को पता है किससे मिलकर बना है हेमोग्लोबिन? जल्दी से बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए सेंट्रल मेटल ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का केंद्र धातु क्या होगा? तो जो हेमोग्लोबिन है वो किससे मिलकर बना है? आयरन से मिलकर बना हुआ है। और जब आयरन से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब जो हमारा हेमोग्लोबिन होगा, इसका जो सेंट्रल मेटल हुआ, ये क्या हो गया? आयरन हो गया। तो अब सिंपली आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज हेमोग्लोबिन? एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना होगा, दैट इज हेमोग्लोबिन। अब आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या बताएंगे? तो ये जो हमारा हेम वर्ड होता है, हेम बायो में किसके लिए रूट वर्ड होता है? तो हेम आपका बायो में ब्लड के लिए रूट वर्ड होता है। तो अगर हम बायो की बात करें, बायो में जो हेम है, हेम किसके लिए रूट वर्ड होता है? ये हमारे ब्लड के लिए रूट वर्ड होता है। तो इन सिंपल अब आप लोग बता सकते हैं हेमोग्लोबिन क्या हुआ?
एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना है और जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसी को हेमोग्लोबिन बोला जाता है। तो हमने क्या बोला, हेम आपके ब्लड के लिए रूट वर्ड है। तो चलिए बताइए, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, अगर हम आप लोग से पूछे स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, रक्त के अध्ययन को क्या नाम दिया जाएगा? हमने ये बता रखा है हेम वर्ड किसके लिए है, ब्लड के लिए है। तो बताइए रक्त के अध्ययन को क्या नाम दिया जाएगा? कहां चले गए आप लोग, कहां चले गए, सो गए? चलिए सबका आंसर आने लगा और जल्दी से बता सकते हैं रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या नाम देंगे? तो आप लोग को पता है ब्लड के लिए रूट वर्ड क्या है, हेम। आपका स्टडी के लिए रूट वर्ड क्या होगा, लॉजी होगा। और इन दोनों को एटो से ऐड कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी, हेमोलॉजी नहीं होगा, थोड़ा इसको और अच्छे से बनाना होगा और ये क्या होगा, हेमाटोलॉजी। तो जब भी पूछा जाए स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो रक्त का अध्ययन हमारा क्या होगा, ये हमारा हेमाटोलॉजी होगा। अगर यहीं से आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज हेमोसाइटोमीटर, आप लोग से पूछा जाए और हमें उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, जल्दी से बताइए। अगर आप लोग से पूछे व्हाट इज हेमोसाइटोमीटर, हेमोसाइटोमीटर क्या होगा, तो नाम देखिए और नाम के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दे सकते हैं हेमोसाइटोमीटर क्या होगा। तो पहला वर्ड क्या लगा है, पहला आपका हेमो लगा है और हेमो का मतलब क्या होगा, आपका हेम का मतलब क्या हुआ, ये हमारा ब्लड हो गया, ये ब्लड हो गया। आगे क्या लगा है, आगे हमारा साइट लगा हुआ है, साइट का मतलब क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। और मीटर का मतलब क्या हो गया, मेजर करने वाला, मेजर करने वाला। इसका मतलब एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग ब्लड सेल को मेजर करते हैं, जिससे हम लोग रुधिर कोशिकाओं को मेजर करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, हेमोसाइटोमीटर। और सिंपली यहां से हम लोग किसको मेजर करते हैं, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग आरबीसी को मेजर करते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल को मेजर करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हेमोसाइटोमीटर कहते हैं। तो क्या पता चला, आज के बाद जहां कहीं भी हेम वर्ड लगा होगा, हेम वर्ड हमेशा बाय आपका ब्लड के लिए होगा, आपके खून के लिए होगा। तो आप लोगों को कई सारा बात पता चला, हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमाटोलॉजी क्या होता है, हेमोसाइटोमीटर क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया गया। तो चलिए अब आप लोग से पूछे, अगर सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा हेमोग्लोबिन कितना पाया जाता है एक नॉर्मल पर्सन में? अगर हम आप लोग से पूछे नॉर्मल पर्सन में हेमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, ये जो आपका है ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। आप लोग कहीं पर भी सर्च करें हेमोग्लोबिन का अलग अलग ही नंबर दिया जाता है, कहीं पर 9 से 13 दिया जाता है, कहीं पर कुछ लिखा जाता है। लेकिन आप लोग से अगर पूछे हेमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, तो आप लोग को आंसर क्या देना होगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो जो हमारा हेमोग्लोबिन है ये हमारा होना चाहिए 12 से 16 यूनिट। हेमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा कितना होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12 से 16 यूनिट होता है। तब आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट, आपका यूनिट क्या होगा, यूनिट यहां पर क्या होगा, हमने 12 से 16 यूनिट तो लिख दिया, लेकिन 12 से 16 यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हमारा क्या होता है, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। जैसे आपका मिलीलीटर होता है, सेंटीलीटर होता है, लीटर होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, डेसीलीटर होता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यही आपका उसमें ऐसे ही लिखा रहता है कि ये हमारा कितना होगा, 12 से 16 यूनिट होगा। और यूनिट हमारा क्या होगा, ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो अब आप लोग बताइए जो हमारा हेमोग्लोबिन है, क्या हेमोग्लोबिन मेल फीमेल दोनों में सेम होना चाहिए? अगर हम आप लोग से पूछे जो हमारा हेमोग्लोबिन है, क्या हेमोग्लोबिन मेल फीमेल दोनों में सेम इसका होता है? एनीमिया का बता दो, क्या एनीमिया बताना है, तौसीफ पूछिए क्या किसी मेल में ज्यादा है, आपका हेमोग्लोबिन भी क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। और देखिए फीमेल में आपका हेमोग्लोबिन कितना होता है, फीमेल में हेमोग्लोबिन 12 से 15 यूनिट होता है, जबकि मेल में हेमोग्लोबिन कितना होता है, ये हमारा 13 से 16 यूनिट होता है। तो ये हो गया हमारा फीमेल में कितना होगा, फीमेल में 12 से 15 यूनिट होता है, जबकि मेल में कितना होगा, 13 से 16 यूनिट। तो हमने पूरा बता दिया हेमोग्लोबिन के बारे में कि आखिर ये है क्या, क्या का आप लोग का किससे मिलकर बना होगा, ये सब कुछ बता दिया गया। तब आप लोग बता सकते हैं क्या पूरा हेमोग्लोबिन आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने पूरा हेमोग्लोबिन पढ़ लिया? जल्दी से बताइए क्या आप लोगों ने पूरे हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लिया? क्या हमने इसका फंक्शन बता रखा है, क्या हमने
12 से कम हुआ तो वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने पूरा हेमोग्लोबिन नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ हम लोग इसका क्वांटिटी जाने हैं और ये किससे मिलकर बना ये पढ़े हैं। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज का लास्ट क्या होगा, फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के कार्य। निर्मा कहाँ टाइम हुआ है, 15 मिनट टाइम है। आप हमेशा 15 मिनट पहले ही बोलते हैं कि टाइम हो गया, टाइम नहीं हुआ है, अभी भी 15 मिनट बाकी है। तो चले देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारा हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या काम करता होगा, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। अजेंद्र, ग्राम पर डेसीलीटर जैसे आप क्या लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका 1 डेसीलीटर में मिलीलीटर कितना होता है, जल्दी से बताइए। 1 डेसीलीटर में मिलीलीटर कितना होता है, जैसे आपका मिलीलीटर होता है, सेंटीलीटर होता है, आप लोग का डेसीलीटर होता है। तो आप लोग बता सकते हैं आपका 1 डेसीलीटर में कितना मिलीलीटर होता है। सब लोग खुद ही कंफ्यूज होने लगे। जब सर्दी आती है, सर्दियों में हम लोग लकड़ी को जलाकर हाथ सेकते हैं, और आप लोग यहां से बता सकते हैं आप लोग पास क्या है, लकड़ी है, लकड़ी को जलाना नहीं है, और बिना लकड़ी को जलाए आपको पूरी बॉडी गर्म करनी है। आप लोग बता सकते हैं कैसे पूरी बॉडी को गर्म करेंगे, जल्दी से बताइए। लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी को जलाना नहीं है, और लकड़ी को बिना जलाए पूरी बॉडी को गर्म करना है। आपके पास ऑप्शन सिर्फ लकड़ी ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग बताइए कैसे गर्म करेंगे। तो सिंपली जब लकड़ी आप लोग जलाएंगे नहीं, बिना लकड़ी को जलाए अपनी बॉडी को गर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पता है अगर हमें लकड़ी से एनर्जी प्राप्त करनी है, सबसे पहले क्या करना होगा, लकड़ी को जलाना होगा। यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है, हम सिर्फ लकड़ी की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब हमें लकड़ी से एनर्जी प्राप्त करना होगा, क्या करना होगा, लकड़ी को जलाना होगा। और आप लोग बताइए लकड़ी को जलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी गैस की जरूरत होती है। तो जब आपका लकड़ी को जलाना हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लकड़ी नहीं जलेगी, लकड़ी नहीं जलेगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इन सिंपल एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन होने की जरूरत है। तो क्या होता है, ऐसा ही कुछ फंक्शन हमारे बॉडी में भी होता है। और हमारे बॉडी में क्या होता है, तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं, सारा खाना कहाँ चला जाता है, हमारे पेट में, हमारे पेट में चला जाता है। लेकिन आप लोग बताइए खाना खाने का मेन एम क्या होता है। खाना खाने का मेन एम आप लोग का खाने को पेट में रखना है कि खाने से एनर्जी प्राप्त करना है। तो खाना खाने का मेन एम होता है खाने से एनर्जी प्राप्त करना। और खाने से एनर्जी कब मिलेगी, जब खाना जलेगा। खाना किसके प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। और जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, उससे ऊर्जा मिल जाएगी। तो ऐसा ही कुछ काम, यही आपका काम कौन करता है, हेमोग्लोबिन करता है। और कैसे करता है, तो देखिए जब भी हम लोग सांस लेते हैं, जब भी हम लोग सांस लेंगे, आपका एयर जाएगा आपके लंग्स के अंदर। तो जैसे आप लोग सांस लेंगे, क्या होगा, आपके फेफड़े के अंदर एयर जाता है, हवा जाता है। और आप लोग बताइए इस एयर में ऑक्सीजन होता होगा कि नहीं होता होगा। जब भी हम लोग सांस लेंगे, एयर जा रहा है, तो आप लोग क्या बता रहे थे, हम लोग एयर लेते हैं और एयर में ऑक्सीजन होता है। तो देखिए जो हमारा एयर में ऑक्सीजन होता है, ये एयर में ऑक्सीजन जाकर आपका किससे जुड़ जाता है, तो जो हमारा एयर में ऑक्सीजन होगा ये हमारे हेमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। और जैसे एयर का ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ये हमारा क्या बनाएगा, ये एक कंपाउंड बनाएगा। और यहां से कौन सा कंपाउंड बनाता है, तो यहां से एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो जो हमने सांस लिया है, सांस में एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाकर किससे जुड़ जाएगा, हेमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। और जैसे हेमोग्लोबिन से जुड़ा, ये एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन नाम से आप लोग बताइए इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुका है कि नहीं जुड़ चुका है। इसके नाम से आप लोग बताइए इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुका है कि नहीं जुड़ चुका है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुका है। मतलब इन सिंपल हम लोग कह सकते हैं हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जुड़ चुका है। अब हमारा ब्लड जहां जहां जाएगा, हमारा खून जहां जहां जाएगा, वहां वहां क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। और जहां जहां ऑक्सीजन जाएगा वो खाने को जलाएगा। और जैसे ही खाना जला, आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जुड़ चुका है। ये ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी में फैलेगा। और जैसे ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी में फैलेगा, ये हमारे खाने से भी मिलेगा, ये हमारे खाने को जलाएगा। और जैसे ही खाना जला, यहां से फॉर्मेशन किसका होगा, यहां से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, यहां से ऊर्जा का निर्माण होगा। तब आप लोग बताए, अगर हम आप लोग से पूछे हेमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, आप लोग बताइए हेमोग्लोबिन कौन से गैस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो आप लोग को पता है हेमोग्लोबिन का मेन काम क्या है,
ये हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को संचारित करने का काम करता है। और जब ये हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को संचारित करेगा, आप लोग बताइए ये हमें एनर्जी दे सकता है कि नहीं दे सकता, ऊर्जा बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बिल्कुल, ये खाने को जलाएगा और जैसे ही खाने को जलाएगा यहां से फॉर्मेशन किसका होगा, यहां से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तब आप इसका फंक्शन लिख सकते हो। क्या फंक्शन हुआ? इसका पहला फंक्शन हुआ, मेन फंक्शन हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार। तो इसका पहला काम क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार। दैट इज, आप लोग को पता है जब ये ऑक्सीजन को संचार करेगा अर्थात ये क्या काम करेगा? दैट इज हेल्प्स इन एनर्जी फॉर्मेशन। हेल्प्स इन एनर्जी फॉर्मेशन, ऊर्जा बनाने में सहायता करता है, ऊर्जा बनाने में सहायता करता है। तो ये क्या किया? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके ये हमारा एनर्जी बनाने में सहायता करेगा। तो चलिए बताइए, अगर हम आप लोग से पूछे अगर हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए, वहां से हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? निर्मा, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं नहीं समझ आया कि आप पूछ क्या रहे हैं। चलिए बताइए, अगर हम आप लोग से पूछे, सिंपली अगर पूछा जाए हेमोग्लोबिन की कमी से हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं जब हेमोग्लोबिन कम होगा शरीर में क्या होगा? आपका ऑक्सीजन, आपका शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन कम होगा, एनर्जी क्या होगी? एनर्जी कम हो जाएगी और एनर्जी कम हो जाएगी, इसी कंडीशन को वीकनेस बोला जाएगा, इसी को कमजोरी बोला जाएगा। तो जब हमारा हेमोग्लोबिन कम हुआ, ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, यही हमारा क्या होगा? वीकनेस होगा, हमारी कमजोरी होगी। तो ये था हेमोग्लोबिन का पहला काम। तो आप लोग बताइए, अगर हम आप लोग से पूछे सिर्फ आप लोग को पढ़ना है कि क्वेश्चन भी सॉल्व करना है? जल्दी बताएं, क्या आप लोग सिर्फ पढ़ना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो यहां से 4 क्वेश्चन, पहले फंक्शन से 4 क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बताया जाए कि रहने दिया जाए? रहने दिया जाता है। क्या ही क्वेश्चन बताना है ना? अच्छा, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, अच्छी बात है, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। हमें मेनली क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर हम लोग सब कुछ पढ़ ही लिए, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए तो फायदा क्या होगा? तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। लेकिन आज हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, अब इससे 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।